देश के साथ ही बिहार में भी कोरोना की रफ्तार में आई गिरावट। पिछले 24 घंटे में देश में मिले 3,62,727 एक्टिव केस। बिहार में मिले 9,863 नए मामले। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में गिरावट को देखते हुए सीएम नीतीश का संदेश, कहा पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना से जीतेंगे जंग। झारखंड में 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना पर लगाम लगाने को लेकर सरकार ने लिया फैसला। 27 मई तक रहेगी पाबंदी। बिहार के कई जिलों में बारिश के साथ हुई वज्रपात के कई लोगों की मौत, जबकि कई लोग बुरी तरीके से झुलसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कोरोना संक्रमण को लेकर के। बिहार में लॉकडाउन लगने का असर अब दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्य सरकार ने जो ताजा आंकड़े पेश किए हैं वह काफी चौंकाने वाले हैं। यह पूरे बिहार के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि 22 दिन के बाद प्रदेश में एक बार फिर से स्थितियां बदल रही है और पिछले एक दिन में अगर बात की जाए तो 10,000 से कम मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सूबे में 9,863 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो आपको बता दूं कि अब जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज पकड़ी हुई थी और ऐसे में प्रदेश में बचाव को लेकर के जब सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया, उसके बाद अब स्थितियां बदल रही है। हालांकि इसके साथ साथ लोगों में भी अब थोड़ी जागरूकता दिख रही है। लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का पूरी तरीके से अनुपालन नहीं कर रहे हैं, और जिसका असर है कि कुछ ऐसे जगह हैं जिले में जहां पर संक्रमण की रफ्तार तेज है। वैसे पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़े को देखें तो बिहार में अब राहत दिख रही है। तो आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो थमती हुई दिख रही है। और ऐसे में बात अगर देश की करें तो देश में भी अब धीरे धीरे संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। हालांकि जिस तरीके से जो वैज्ञानिक थे या जो एक्सपर्ट थे जो लगातार कोरोना संक्रमण पर अपनी नजरें बनाए हुए थे, उनके मुताबिक भी 15 मई से स्थितियां बदलने की उम्मीद की जा रही थी और अब स्थितियां बिल्कुल अलग दिख रही है। हमारे साथ हमारे संपादक सर राजेश मिश्रा सर जुड़े हुए हैं। सर, कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब कमती दिख रही है, क्या लॉकडाउन का असर पूरी तरीके से इसको मान सकते हैं? ये बिल्कुल जिस तरह से निर्भर देखा जाए तो लॉकडाउन का असर हुआ है बिहार में, और यही वजह है कि लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम से नजर आ रहे हैं और 1,000 से कम भी हुए हैं। ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत भरी खबर है, लेकिन पूरी तरह से संतोषजनक आप नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। इसी बीच खबर ये भी है कि जो लॉकडाउन की जो स्थिति है उसको बढ़ाने की बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि 21 मई तक लॉकडाउन रखा जाएगा। खासकर पटना की बात है। जो चीफ सेक्रेटरी जो तमाम जिला के जो जिलाधिकारी थे उनसे उन्होंने बात की है और वहाँ के हालात का जायजा लिया है। इसमें ज्यादातर जो जिलाधिकारी है उनका कहना ये है कि लॉकडाउन की जो अवधि है फिलहाल बढ़ाई जाए, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है और संक्रमण की रफ्तार भी लॉकडाउन की वजह से कम हुई है, तो वैसे स्थिति में आप ये तय मानिए कि लॉकडाउन जो है 21 मई तक बढ़ेगा, क्योंकि सरकार के पास यही एक कारगर विकल्प है, या आप कह लें हम सबके पास भी एकमात्र अगर कोई विकल्प है और सबसे बेहतर कारगर हथियार अगर कोरोना से लड़ने के लिए है तो ये है लॉकडाउन। तो वैसे स्थिति में लॉकडाउन बढ़ना तय है और लॉकडाउन का असर पटना में खासकर ज्यादा देखने को मिला है। हालांकि क्योंकि आपको पूरे बिहार की अगर बात कर दी जाए तो सबसे ज्यादा असर इस बार पटना में ही देखने को मिला है। तो यहाँ तो 21 तक लॉकडाउन बढ़ने के पूरे आसार हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अन्य डिस्ट्रिक्ट की अगर बात कर दी जाए तो वहाँ के ज्यादातर जिला अधिकारियों ने यही मैसेज दिया है चीफ सेक्रेटरी को कि आप कृपया लॉकडाउन बढ़ाएं, क्योंकि जो हालात हैं उस हालात में कहीं कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन की कमी है, कहीं बेड, ऑक्सीजन और तमाम सुविधाओं की कमी है। वैसे स्थिति में अगर कोरोना के चेन को तोड़ना होगा तो वो एकमात्र विकल्प लॉकडाउन है और वैसे हालात में बढ़ने जा रही है। बिल्कुल, कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए बड़ा फैसला एक बार फिर से लेना होगा सरकार के लिए। और जिस तरीके से आपने कहा कि पाबंदियां अभी और बढ़ सकती है, सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल बिहार की स्थिति बदल रही है, देश की भी स्थिति बदल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,62,727 नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 4,120 नए मौतें हुई और कुल मौतों की संख्या भी अब बढ़ करके 2,58,317 हो गई है।
सर देश की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण में थोड़ी कमी तो दिख रही है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही चिंता का विषय है कि जो संक्रमण का दर और मौत का जो आंकड़ा है इसमें बहुत बड़ा फर्क है। और 2,57,000 की जो मौत हुई है कोई साधारण मौत नहीं है। और सबसे जरूरी है जो कि आपके केरल और अन्य जो साउथ के जो स्टेट हैं वहां अगर आप देखेंगे, चाहे तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, आंध्र और तेलंगाना की बात कर ली जाए, वहां संक्रमण दर भी बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ वहां सबसे बड़ी बात यह है कि मौत के का जो आंकड़ा था इस पर वहां की सरकार ने विजय प्राप्त किया। मौत का आंकड़ा बहुत कम रहा। यही वजह है कि आज की तारीख में सेकेंड फेज में कोरोना काल में साउथ के जो स्टेट हैं वो आज की तारीख में अपने आप को हमारे से बहुत बेहतर स्थिति में है। साउथ के चाहे केरला की बात कर ले, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक की बात कर ले, तो अभी जो पूरे देश में जो जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ा है ये चिंता की विषय है। और वैसे हालात में अगर संक्रमण दर बढ़ रहा है, लॉकडाउन जैसी स्थितियां बन रही है, तो स्टेट उसका इस्तेमाल करे। लेकिन साथ ही साथ जो ऑक्सीजन, जो बेड, और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है जो सबसे कारगर हथियार है माना जा रहा है, वैसे में जो अन्य स्टेट है और देश लेवल पर अगर बात कर ली जाए तो टेस्टिंग की जो रफ्तार है इसे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन जो एक बहुत बड़ा हथियार हमारे पास हाथ लगा है इसको बढ़ाने की जरूरत है। और इसके अलावा जो संक्रमण की जो चेन है इसको कैसे तोड़ा जाए इस पर भी साथ साथ अगर हम विचार करें तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जो हमारा मौत का जो आंकड़ा है इसे हम कर पाएंगे। बिल्कुल, आगे आने वाले समय में जो हमारा मौत का आंकड़ा है उस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन सर आपसे एक और प्रतिक्रिया चाहेंगे। अब हम 18 से लेकर के और 44 के लिए यानी कि तीसरा जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया चल रहा है तीसरे चरण का, इसमें हम 18 से लेकर के और उसके ऊपर जितने भी लोग हैं उसको वैक्सीनेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब एक बेहतर खबर यह है कि जो छोटे आयु के जो लोग होंगे उसके लिए भी अब टेस्टिंग प्रक्रिया हुई और इसमें सफलता मिली है कोवैक्स को। नहीं, ये भी सुखद खबर है, राहत भरी खबर है। इसके साथ साथ छोटे बच्चे हैं इनके भी वैक्सीनेशन के लिए सरकार काम कर रही है और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ एक बात और भी है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उस पर भी वैक्सीनेशन को लेकर प्रचार किया जा रहा है कि उन्हें भी देने में कोई खतरा नहीं है, उन्हें अब दिया जा सकता है। तो ये सरकार की संवेदनशीलता थोड़ी दिख रही है। वैसे स्थिति में हम लोग पहले ये बात करते रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के साथ अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तीव्र करते हैं, तेज गति से करते हैं। आज अगर अमेरिका की बात कर लें या ब्रिटेन की बात कर लें, वहां उन लोगों ने टेस्टिंग बड़े पैमाने पर किया। टेस्टिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी तेज किया। तो जो हम पढ़ रहे हैं दो मुख्य आम बिंदु है, एक तो टेस्टिंग की जो हमारी रफ्तार है वो कम है, दूसरा वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो भी कम है। यहाँ हम पिछड़ रहे हैं, इसको यथाशीघ्र इस वक्त तीव्रता के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। टेस्टिंग हर स्टेट बड़े पैमाने पर करे, जब टेस्टिंग हो उसके बाद वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसे भी तेज करे। तो ये दो ऐसे जो बिंदु हैं उस पर अगर हम लोग काम करेंगे तो मामले सरकार को काम करने की जरूरत है, टेस्टिंग प्रक्रिया को बढ़ाने की जरूरत है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन प्रक्रिया को बढ़ाने की भी जरूरत है। और इसके लिए सरकार को आगे आना होगा और संक्रमण की रफ्तार को अगर कम करना है, देश में कोरोना संक्रमण को खत्म करना है, तो इसके लिए लोगों के साथ साथ सरकार के लिए भी ये बड़ी चुनौती है और इसको ठीक से देखने के साथ साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और स्वास्थ्य महकमा को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। जिस तरीके से बात अगर पूरे देश की जाए तो संक्रमण की रफ्तार के मामले में अभी महाराष्ट्र जो है वो काफी तेजी से संक्रमित हो रहा है और पिछले 24 घंटे में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 46,000 मामले सामने आए हैं। और मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 816 लोगों की मौत हुई है। और इसके साथ साथ कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली संक्रमण की रफ्तार यहां कमी तो है लेकिन अभी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। और इस तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो कमती हुई दिख रही है, लेकिन मरने वालों का जो आंकड़ा है वो थमता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब भी सरकार को बेहतर कोशिश करने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को आगे आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती जा रही है ऐसे में संक्रमण लगातार अब कम हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार या फिर जो एक्सपर्ट हैं जो लगातार नजरें बनाए हुए हैं उन्होंने 15 मई का जो वक्त दिया था अब उसमें थोड़ी सी सुधार मिल रही है। और ऐसे में बात अगर
तैयारियों की करें तो रेलवे भी लगातार अपने स्तर से तैयारियां कर रहा है। कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो ऑक्सीजन को लेकर के सफर कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में भी कोरोना जागरूकता के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और डीटीवी भारत भी लगातार आपको जागरूक करता आया है। कोरोना के इस काल में लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है और इसके लिए लोगों को सुरक्षित होने की जरूरत है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बिहार में एक नए संक्रमण की। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच अब ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ने लगा है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक कोरोना पीड़ित महिला में इस नए संक्रमण की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि महिला आंख में लालिमा के चलते आई थी, जिसके बाद जब उनका इलाज हुआ और वो कोरोना संक्रमित थी और अब उनको फंगस की समस्या दिखी है, जिसके बाद डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। ये तो एक कॉम्प्लिकेशन है कोरोना वायरस का। ये वायरस नहीं, ये फंगस है। तो अभी तो हम लोग जानते हैं कि पहली लहर आई, उसका अपना लोगों का सर्दी खांसी बुखार में बीता। दूसरी लहर आई जिसमें इसके साथ हाई फीवर हो गया और सडन सांस में दिक्कत, ये सबों को तंग करने लगा। और ऐसी दिक्कत कि जो यंगस्टर्स में भी होने लगी। पिछले लहर में ऐसा नहीं था, यंगस्टर्स को नहीं हो रहा था, इसमें यंगस्टर्स इवन बच्चे को होने लगा सांस में दिक्कत। तो इसमें लंग्स को कॉम्प्रोमाइज होने लगा। ये तीसरा जो आया है। वहीं कोरोना संक्रमण मामले में अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामले को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में लॉकडाउन को, जिसको सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है, उससे 2 सप्ताह के लिए और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान राज्य में बसों के परिचालन पर रोक लगाई गई है और वहीं शादियों में मात्र 11 मेहमानों को निमंत्रण देने की इजाजत रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिपुसुदन रांची से जुड़े हुए हैं। रिपुसुदन, एक बार फिर से संक्रमण को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पाबंदियों को आगे बढ़ाने की बात की गई है। जी देखिए, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसकी अवधि 27 मई तक बढ़ा दी गई है। बिल्कुल 2 सप्ताह की अवधि को बढ़ाया गया है और कोरोना जैसे महामारी को चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयासरत कर रही है। बिल्कुल प्रयास कर रही है कि किस तरह इस महामारी को रोक लगाए। बसों के परिचालन पे इस बार की जो गाइडलाइन बनाई गई है उसमें खासकर यह ध्यान दिया गया है कि बसों के परिचालन पे प्रतिबंध लगाया गया। मतलब दूसरे राज्य से आने वाले जो बसें थी उसके परिचालन को रोक दिया गया है। एक जिले से दूसरे जिले जाने वाले बसों को दम स्टॉप कर दिया गया है कि कोरोना महामारी की चैन को तोड़ा जा सके। दूसरी बात आपको मैं ये भी बता दूं कि अब निजी वाहनों पे ई पास लेना अनिवार्य होगा। अब ई पास के माध्यम से दूसरे राज्य से आप झारखंड राज्य में ही कर सकते हैं या दूसरे जिले से आप दूसरे जिले में जा सकते हैं। तो आपको खासकर ई पास लेने की जरूरत पड़ेगी। शादी विवाह में 11 लोगों की ही अनुमति दी गई है। वो कोर्ट में शादी हो या घर पे शादी हो, उसमें सम्मिलित होने के लिए सिर्फ 11 लोगों को ही राज्य सरकार ने अनुमति दी है। दूसरी बात, चौथी बात मैं यह भी बता दूं आपको कि इसमें 7 दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को 7 दिन का होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा। तो बिल्कुल 7 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहना होगा और सरकार इसके लिए लगातार तत्पर है। हालांकि अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले की अपेक्षा अब थोड़ी कमती हुई दिख रही है और यहां पर अगर एक्टिव रेशियो की बात करें तो एक्टिव रेशियो लगभग 16.8% है, जबकि रिकवरी रेट भी 81.9% है। यानी कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो लगातार यहां भी कमती दिख रही है। हालांकि संक्रमण के मामले की बात की जाए तो सबसे अधिक रांची में संक्रमण देखी गई है। इसके साथ साथ सिंहभूम जो है, पूर्वी सिंहभूम है, वहां भी संक्रमण की रफ्तार है। हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ जो है वो झारखंड का सबसे प्रभावित जो जिला है वो कोरोना संक्रमण किया है और ऐसे में अब सरकार ने नई पाबंदियां लगाई है। रिपुसुदन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की अगर बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर के जो स्वास्थ्य महकमा है उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था कि हमारे पास संसाधन कम है और ऐसे में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए बेहतर तैयारियों की जरूरत है और वो जमीन पर भी दिख रहा है।
जी देखिए, हर हमेशा स्वास्थ्य जो लोगों की, जो झारखंड की स्वास्थ्य की बात करें तो उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने कई हर जिले को निर्देश दिया है कि जो हॉस्पिटल है उनको चयनित करके बेड की संख्या को बढ़ाएं। हर दिन कहीं अलग अलग जिले में हर दिन बेड की संख्या झारखंड में बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल। दूसरी बात यह भी बता दूं कि जो मेन पावर, जो डॉक्टर हैं हमारे, जो स्वास्थ्य कर्मी है, उनकी भी इसमें उपलब्धियां ज्यादा हैं, तो उनकी भी संख्या को बढ़ाएं। तो सारी चीजों पे बात की जा रही है, सारे चीजों पे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी बात यह भी बता दो कि जो कालाबाजारी हो रही है, जो दवा की कालाबाजारी हो या ऑक्सीजन की कालाबाजारी, तो उसको लेकर टीम बनाई गई है। हर जिले के अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि छापामारी करें, उनको दंडित करें कि इस कोरोना बिल्कुल हर जिलाधिकारी को इस तरह सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। और ऐसे में सख्त निर्देश की अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लगातार बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रिपुसूदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दूं कि स्थितियां झारखंड में भी अब बदलती हुई दिख रही है और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो झारखंड में 4362 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या रही वो 97 रही है। और ऐसे में अब स्थितियां वहां भी थोड़ी सी सुधरती हुई दिख रही है। और ये सब कुछ मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, ये सब कुछ जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो खुद इसको देख रहे हैं। और ऐसे में अब ऑक्सीजन को लेकर के भी झारखंड बड़े स्तर पर उभरता हुआ दिख रहा है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम नीतीश कुमार ने एक संदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जांच बढ़ाई गई है, कई आधारभूत संरचना की व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर उन्होंने यह भरोसा दिलाया है कि पिछले साल की तरह इस साल भी हम कोरोना से जंग जीतने में सफल होंगे। आज दुनिया भर के लोगों की तरह देश के लोग भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। बिहार में पिछले वर्ष इस बीमारी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए थे। इसका परिणाम हुआ था कि 8 मार्च 2021 को कोरोना के मरीजों की संख्या घटकर मात्र 248 रह गई थी। मार्च के बाद कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में राज्य में मरीजों की संख्या में अचानक तेजी आई है। इसे देखते हुए पुनः हम लोगों ने कोरोना जांच की संख्या बढ़ा दी है। अब 1 लाख से अधिक जांच प्रतिदिन किए जा रहे हैं। आवश्यक दवाओं के साथ साथ अस्पतालों में सभी प्रकार की आधारभूत संरचना यथा बेड, पाइप्ड ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर आदि की व्यवस्था की जा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 15 मई 2021 तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। इधर भोजपुरी एक्टर अवधेश मिश्रा ने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आपदा में पप्पू यादव ने जनता के लिए खड़े रहने का काम किया और ऐसे में अब पप्पू यादव का अरेस्ट होना अमानवीय है। नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा। कल बिहार के अंदर जो एक अमानवीय घटना घटी वहां के शासन और प्रशासन के द्वारा, उसके प्रति मैं खेद व्यक्त करता हूं। पप्पू यादव जी जो एक ऐसे जननेता हैं जिन्होंने हमेशा ही जनता की सेवा के लिए अपने उद्गार को हमेशा ऊर्जित किया है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, सामाजिक आपदा हो या राजनीतिक आपदा हो। लोगों के घर घर तक पहुंचकर लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए, चाहे तन मन धन किसी भी चीज से हो, कभी भी पीछे नहीं हटे। उनकी गिरफ्तारी इस वक्त, जब कोरोना का ये भयानक वक्त चल रहा है, जहां जान माल की इतनी क्षति हो रही है, उस वक्त उनकी गिरफ्तारी और उन्हें जेल भेज देना कहीं न कहीं से अमानवीयता का प्रतीक है। बेगूसराय में संविदा पर बहाल 347 स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए और अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। इस कोरोना काल में एक तरफ जहां अभी कोरोना मरीजों की संख्या
की बात की जाए तो उसमें लगातार उतार चढ़ाव दिख रहा है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने से सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। मुख्य मांगे हमारी है कि गत दिनों सरकार के वित्त विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पत्र निर्गत किया गया कि कोरोना संक्रमण से यदि किसी प्रकार के सरकारी कर्मी आहत होते हैं या उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें 50 लाख का बीमा और पारिवारिक पेंशन और एक आश्रित को नौकरी के लाभ दिया जाएगा, परंतु किसी प्रकार के संविदा कर्मी के बारे में सरकार ने इस प्रकार का जिक्र उस पत्र में ना किया है, ना ऐसी घोषणा की है। इधर बिहार राज्य स्वास्थ्य कर्मी संघ के आह्वान पर मुंगेर में भी सभी संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी होम आइसोलेशन में चले गए हैं, जिसके कारण जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं संघ ने जिला अध्यक्ष जो हैं आमिर हसन खान ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर लगातार पत्र लिखते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मांगों को अनदेखी की जा रही है। आपको बता दें कि कर्मचारी कई सूत्री मांगों को लेकर के लगातार हड़ताल कर रहे हैं और ऐसे में अब वो होम आइसोलेशन पर चले गए हैं। अभी तो सदर अस्पताल में है, DSS में 11-12-13 वर्षों से काम कर रहे हैं और सरकार हमको लॉलीपॉप दे दे के चुप कराती है। जब देखो लॉलीपॉप एक तो थमा दिया। मेरा मांग है कि भैया आप हमको नियमित कर दो, उसके बाद हम कुछ नहीं मांगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा कर दिया है NHM कर्मी को नियमित करने के लिए, मुझे भी कर दो, क्या परेशानी है? सरकार किससे डरती है? ये बिहार सरकार किससे डर रही है? पैसा तो हमको नहीं देती है। NHM का पैसा भारत सरकार से आता है, कुछ परसेंटेज बिहार सरकार देती है, तो उनको तो अपने घर से पैसा भी नहीं देना है। फिर उनको दर्द किसका होता है? पैसा क्या करते हैं वो, कहाँ ले जाते हैं पैसा? इधर गोपालगंज में 5 ऑर्केस्ट्रा संचालक सहित 150 किन्नरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल बीते 10 मई को लॉकडाउन के खिलाफ किन्नरों ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया था और हंगामा किया था। वहीं नगर थाने के सब इंस्पेक्टर नियाज अहमद ने बताया कि 5 ऑर्केस्ट्रा संचालक सहित 150 किन्नरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान भूखमरी के कगार पर पहुंचे ये किन्नरों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और जमकर हंगामा किया था। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पप्पू यादव की पत्नी अब पटना पहुंचने वाली है। एयरपोर्ट पर वो सीधे रंजीता रंजन, पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन पटना आने वाली है और वो पटना एयरपोर्ट पर थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली है। 11:30 बजे पहुंचेंगी पटना एयरपोर्ट पर, वहां पत्रकारों से मुखातिब होंगी और उसके बाद वो आगे निकलेंगी। तो आपको बता दूं कि 2 बजे मीडिया से मुखातिब होंगी पप्पू यादव की पत्नी, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो है उनकी पत्नी रंजीता रंजन पटना पहुंचने वाली है। और उन्होंने पिछले ही दिनों सरकार पर जमकर हमला बोला था और पप्पू यादव को गिरफ्तारी को लेकर के भी सवाल उठाया था और वो पटना पहुंचने वाली है। आपको बता दूं कि 11:30 बजे पप्पू यादव की पत्नी पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगी और 2 बजे वो पत्रकारों से मुखातिब होंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पप्पू यादव की पत्नी आखिरकार दिल्ली से अब पटना पहुंच रही है और वो पप्पू यादव के समर्थन में उनके पहले ही उन्होंने पिछले दिनों एक ऑडियो जारी किया था और उसमें उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर सवाल उठाए थे और ऐसे में अब वो पटना आने वाली है और उसके बाद वो 2 बजे मीडिया से मुखातिब होंगी। तो आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन पटना आने वाली है। तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, पप्पू यादव की पत्नी पटना आ रही हैं और वो 2 बजे मीडिया से मुखातिब होंगी। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन पटना आने वाली है। आपको बता दूं कि इससे पहले पप्पू यादव पर हुई कार्रवाई को लेकर के भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला था और हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन पटना आने वाली हैं और इससे पहले भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला था और आज मीडिया से भी मुखातिब होने वाली हैं।
जी हाँ, करीब 11:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर रंजीता रंजन आ रही हैं और 2 बजे वो मीडिया से मुखातिब होंगी। इतना ही नहीं, बीते दिन उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री की कही थी कि मैं आपको सड़क तक ले आऊंगी अगर मेरे पति को कुछ होता है तो, क्योंकि लगातार जो हमने देखा है कि बीते दिन गांधी मैदान थाना में उनको लाकर रखा गया, उसके बाद उन्हें मधेपुरा ले जाया गया। ये जो क्रम था, करीब 32 साल पुराना केस खोला गया है। ऐसे में काफी ज्यादा तेवर में आ गई है उनकी जो धर्मपत्नी है। हालांकि उनके बेटे ने भी कल लाइव आकर लोगों से बात कही है और लोगों को कहा भी है कि ये जो किया गया है ये सरकार के खिलाफ गंदी राजनीति है। ऐसे में पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया है। इसी बात को लेकर तो बिल्कुल उत्कर्ष आप खबरों पर लगातार नजर बनाए रखिए और किस तरीके से रंजीता रंजन पटना आती है, उसके बाद क्या कुछ कहती है, इस सब पर अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों को देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रंजीता रंजन पटना आ रही हैं और अब वो मीडिया से मुखातिब भी होंगी। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे छपरा की। छपरा में यूनिमनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय में हथियारबंद लुटेरों ने दिन दहाड़े करीब 11 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दिन में करीब 12 बजे 2 लोग कार्यालय में पहुंचे और इस पूरी घटना का अंजाम दिया। उसके बाद फिलहाल पुलिस इस पूरी सूचना के बाद जो वहां पहुंची और वो मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर भागलपुर और पटना में अपने कोविड पॉजिटिव पति का इलाज करा रही रुचि रोशन ने भागलपुर पुलिस को धन्यवाद दिया है और कहा है कि पटना पुलिस ने भले ही इस मामले में कार्रवाई नहीं की हो, लेकिन मेरे बिना एफआईआर दर्ज किए ही लोकल अस्पताल पर कार्रवाई हुई और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद दिया है। ना एक्शन ले रही है मेरे बिना एफआईआर दर्ज किए हुए। मैं अभी 25-30 दिन से अपने हस्बैंड के साथ 24 घंटे आईसीयू वार्ड में, कोविड वार्ड में थी। मैं अभी नहीं जा सकती, मुझे भी हिम्मत नहीं है कहीं जाने की। कल मुझे कहा गया पटना पुलिस से, पता नहीं किसने मुझे फोन किया। एक और जहां राज्य सहित देश भर में कोरोना के कारण लोगों की जिंदगी पर संकट बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर बिहार में मौसम ने भी अब कहर बरपाना शुरू किया है। दरअसल मुंगेर में 2 लोग अलग अलग जगहों पर वज्रपात के कारण लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि घायलों का इलाज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जहां एक तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा लोगों को परेशान कर रहा है, तो अब ऐसे में मौसम ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि मौसम विभाग लगातार लोगों को इसके लिए जागरूक भी कर रहा है और ऐसे में एक चक्रवात बना हुआ है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक एक चक्रवात बना हुआ है जो पिछले दिनों से लगातार असर अपना दिखा रहा है और ऐसे में आने वाले कुछ घंटे और भी हैं जब बारिश और इसके साथ वज्रपात की भी स्थितियां देखने को मिल सकती है। इधर नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में बारिश के बाद वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई। बता दें, अचानक बारिश होने के बाद महिला खेत से घर लौट रही थी। इसी दौरान वज्रपात हुआ जिसकी चपेट में आने से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। ये घटना कैसे हुआ? ठन्ना गिरने से मर गया। ठन्ना गिरने से। ये कौन सा गांव का है? ब्रिजपुर गांव का है। जो डेट के उनका नाम क्या है? राजमंती देवी। किसी गांव का है? जी, ब्रिजपुर गांव से। इधर धनबाद का बासेपुर में अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने जमीन कारोबारी को मदर महिला स्कूल के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि स्कूल संचालक मोहम्मद अशरफ दोपहर के 3 बजे अपनी बाइक से जब्बर मस्जिद पार कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले के कारण शादी विवाह का आयोजन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। हालांकि इस संक्रमण के बीच भी शादी विवाह के आयोजन में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाले खबरें लगातार आती रही है। ऐसे में कटिहार के मनिहारी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। दरअसल झारखंड के रहने वाले राजकुमार मुर्मू ने सादगी और परिस्थिति की समझ की मिसाल पेश करते हुए केवल अपने पिता के साथ नाव से गंगा पार कर विवाह करने पहुंचे, जिसके बाद वह पैदल ही अपने दुल्हन को ले गए।
तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।